नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्व विशेष। पश्चिम एशिया में जारी घमासान के बीच अब एक नए डिफेंस फैक्ट ने भू राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाथ मिलाकर ऐसा रक्षा समझौता किया है जिसमें एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। दावा है कि यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर सामूहिक सुरक्षा की नई तस्वीर पेश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई में कोई नया रणनीतिक मोर्चा है या फिर बदलते पश्चिम एशिया में अपनी अपनी ताकत और हित साधने की एक नई कवायद। इसी पर देखिए एक खास पेशकश, मक्का डिफेंस पैक्ट। पश्चिम एशिया में 5 महीनों से जारी भीषण संघर्ष के बीच कूटनीति के पटल पर एक ऐसा घटनाक्रम उभरा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को हिलाने का दावा कर रहा है। सऊदी अरब की धरती पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाकर एक नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को जन्म दे दिया है, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस समझौता का नाम दिया गया। वैश्विक पटल पर यह समझौता चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस तथाकथित समझौते का मूल मंत्र नाटो के चर्चित अनुच्छेद 5 की तर्ज पर गढ़ा गया है, यानी एक पर हमला सभी पर अटैक। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के दंभ भरे बयानों के मुताबिक इस समझौते का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को साकार करना है, जिसके तहत तीनों में से किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों पर आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक तीनों देशों के नेताओं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सम्मेलन के दौरान में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत तीनों देशों ने किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमले को सभी पर हमला मानने और रक्षा सहयोग को सभी स्तरों पर बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस पैक्ट पहले से ही है, जिसके मुताबिक दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों देश अपने खिलाफ लेंगे। अब इस पैक्ट में तुर्की भी शामिल हो गया है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें और मानव संसाधन है, जबकि तुर्की के पास सैन्य अनुभव है और उसने एक रक्षा उद्योग विकसित किया है। ये समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब इन तीनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सहयोग लगातार गहरा रहा है। पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और भारत का रुख बिल्कुल अलग है। भारत इजराइल का दोस्त है, जबकि पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। तुर्की के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को भी भारत के हक में नहीं देखा जाता है। ये समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब एक हफ्ते पहले ही सऊदी अरब ने लाल सागर, बाब अल मंदेब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की थी। ये पहल यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से बढ़ते खतरे के बीच की गई है। नेटो सदस्य तुर्की और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान उन 14 देशों में शामिल थे जिन्होंने सऊदी अरब के नेतृत्व वाली इस पहल का औपचारिक समर्थन किया है। हालांकि तुर्की ने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि वो इस गठबंधन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका निभाएगा, लेकिन पिछले महीने तुर्की ने हूतियों की ओर से सऊदी अरब की नाकेबंदी की धमकियों की निंदा की थी और लाल सागर में आवाजाही के लिए पैदा हुए खतरों को लेकर रियाद के साथ एकजुटता भी जताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में तीनों ही देशों के बीच रक्षा सम्मेलन होने की बात कही गई है। बयान के मुताबिक मक्का अल मुकरमा संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच विशेष संबंधों की समीक्षा की गई। मोहम्मद बिन सलमान, बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, रेसेप तैयब और शहबाज शरीफ ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ये समझौता क्षेत्र और उससे बाहर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के उद्देश्य से तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। ये समझौता किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। समझौता होने से पहले कतर की लुसैल यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद मजहार साकिन ने इस समझौते से पहले एक्स पर लिखा था, अगर ये डिफेंस पैक्ट हुआ तो मध्य पूर्व एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है और वहाँ बहुत कुछ बदल सकता है। एक तरफ तेल से मालामाल सऊदी अरब की तिजोरी है, दूसरी तरफ नाटो की सबसे बड़ी सेना और मारक रक्षा उद्योग वाला तुर्किया है और बीच में खड़ा है पाकिस्तान, जो अपनी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये समझौता वाकई कोई रणनीतिक गेम चेंजर है या फिर ये पाकिस्तान के भीख के कटोरे को छुपाने के लिए खेला गया एक कूटनीतिक पाखंड मात्र। इस समझौते को नाटो के अनुच्छेद 5 की सस्ती नकल भी कहा जा रहा है। दरअसल नाटो का अनुच्छेद 5 पश्चिमी देशों की अटूट सैन्य एकजुटता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और एकीकृत कमान का प्रतीक है। लेकिन इसके विपरीत जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे बिल्कुल अलग अलग भू राजनीतिक हितों और अंतः विरोधों से घिरे देश इस तरीके के समझौते की इबारत लिखते हैं तो उसका हश्र कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका बड़ा कारण ये भी है कि ओटोमन साम्राज्य के इतिहास और मध्य पूर्व के नेतृत्व को लेकर तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते कभी भी सहज नहीं रहे हैं। दोनों क्षेत्रीय अधिकार की जंग में कई मोर्चों पर एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। तुर्की और सऊदी अरब को एक तरफ छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का इस समझौते में शामिल होना सिर्फ मजाक की तरह है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था IMF की बैसाखियों और विदेशी कर्जों पर सांस ले रही हो, वो देश किसी दूसरे देश की रक्षा क्या खाक करेगा। खैर, गौर करने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान की गिनती आज वैश्विक स्तर पर एक ऐसे प्रॉक्सी स्टेट के रूप में होती है जो खुद को अपनी आंतरिक उथल-पुथल, बलूच विद्रोह और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंक से जूझ रहा है। पाकिस्तान की फौज उन पर तशद्दुद कर रही है, फ्रंटियर फोर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस भेज रहे हैं, फायर खोल रहे हैं, लोगों पे लाठियों से पीट रहे हैं, 32 से ज़्यादा मार डाले, वो भी आखिरी काउंट है। अब तो बहुत ज़्यादा ये नफरी बढ़ गई होगी। और वो गोलियों से भून रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, 600 कैद करके टॉर्चर कर रहे हैं। कहाँ ख़त्म हो गया ये सिलसिला हम सब जानते हैं। जब भी पाकिस्तान का अवाम बगावत करता है इस जाति के बरखिलाफ, पाकिस्तान के पास एक सलूशन है। पाकिस्तान की फौज जैसे पागल कुत्ते के कॉलर खोल के छोड़ देते हैं, वैसे निहत्थे आवाम पे छोड़ दिए जाते हैं। ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ साहब। इस समझौते की एक वजह अमेरिकी फैक्टर भी है। दरअसल सऊदी अरब और खाड़ी देश खुद अमेरिकी सुरक्षा छतरी के कमजोर होने और इजराइल के सामरिक प्रभुत्व से डरे हुए हैं। इसके चलते रियाद अपनी सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान के सैनिकों को किराए पर लेने की पुरानी नीति पर चल रहा है। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि सऊदी अरब के इस कदम के पीछे भारत जैसे महाशक्ति के खिलाफ किसी जंग में पाकिस्तान की तबाही का ठेका लेने के लिए तैयार होना नहीं है। वहीं इस तथाकथित इस्लामिक डिफेंस पैक्ट के दावों की हवा तब निकल जाती है जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रणनीतिक और रक्षा सहयोग के समझौते रहे हैं, लेकिन जब बात भारत के साथ मोर्चों की आई तो इन कागजी समझौतों की असलियत दुनिया के सामने बेनकाब हो गई।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए कथित मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर के बीच नई बहस छेड़ दी है। दावा है कि तीनों देशों में से किसी एक पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समझौता वाकई में एक मजबूत सामूहिक सुरक्षा कवच है या फिर बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच सिर्फ एक रणनीतिक संदेश। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। नई दिल्ली के लिए बड़ा सवाल यह है कि इस गठबंधन का भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर कितना असर पड़ेगा। आखिर इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की से क्या हासिल होगा और क्या यह इस्लामिक नाटो की दिशा में कोई बड़ा कदम है? अब सवाल ये उठता है कि भारत के नजरिए से इस समझौते के मायने क्या है। भारत के रणनीतिक गलियारों में इस तथाकथित मक्का डिफेंस डील पर पैनी नजर है, लेकिन भारत के लिए ये कोई खौफनाक नहीं बल्कि उपहास का विषय है। भारत के सख्त और स्पष्ट रुख ने ये साबित कर दिया है कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के आगे इस तरह के गठबंधन कोई मायने नहीं रखते हैं। अभी ये तो पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए अब पश्चिमी देशों के बाद इस्लामिक देशों के मंचों पर धार्मिक कार्ड खेलकर भीख मांग रहा है। अपनी खुद की सेना की विफलता और आर्थिक दिवालियापन को छुपाने के लिए वो ऐसे समझौते के सहारे अपनी आवाम को मूर्ख बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान की सांसें अटक गई थी। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने इन तथाकथित इस्लामी भाइयों और रियाद की तरफ से गिड़गिड़ा कर मदद की गुहार लगाई थी। तब सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों का कौन सा रक्षा समझौता पाकिस्तान को बचाने आ गया था? कोई नहीं। भारतीय वायुसेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अडिग राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे पाकिस्तानी सेना और उसके आकाओं को घुटने टेकने पड़े थे। सिर्फ 4 दिन के भीतर पाकिस्तान का सैन्य अहंकार चकनाचूर हो गया था और उसे युद्ध विराम के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। ये बात इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी देने का दावा करने वाले ये समझौते सिर्फ दिखावा है, जिनमें धरातल पर उतरने की कोई ताकत नहीं है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ कूटनीति के कागजों पर खींची गई एक ऐसी लकीर है जिसका वास्तविक धरातल से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान चाहे जितने भी इस्लामिक देशों के साथ में सुरक्षा के नए एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन उसकी फितरत और उसकी खोखली अर्थव्यवस्था उसे कभी भी एक मजबूत सैन्य राष्ट्र नहीं बना सकती। दूसरी ओर भारत के सामरिक वर्चस्व और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये बार बार साबित किया है कि देश की सुरक्षा बयानों या फिर कागजी समझौतों से नहीं बल्कि लोहे जैसे इरादों और अत्याधुनिक सैन्य ताकत से तय होती है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच जो ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है उसका अप्रोच डिफेंसिव दिखाई देता है। इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो बहुत गहरा नहीं दिखता और जाहिर है कि वर्तमान समय में वेस्ट एशिया में जो एक अनिश्चितता की स्थिति है, जो एक वॉलेटिलिटी है और वहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों राष्ट्रों द्वारा एक दिखावा करने की ये कोशिश है। जो समझौता किया गया है उसमें जरूर इस बात को कहा गया है कि एक के ऊपर किया गया हमला दूसरे के ऊपर किए गए हमले के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन इनमें कोई नाटो जैसा एक ऑब्लिगेशन नहीं है कि सदस्य देश पर किसी हमले की स्थिति में सभी को रिस्पॉन्ड करना ही होगा। वो जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके के कदम ये तीनों राष्ट्र उठाएंगे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा,
ये भी एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर हम करीब से नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी से आपको अवगत कराते रहेंगे। Developments between Somalia and the other country that you mentioned, we continue to follow these developments closely. That is what I have to say. On Africa Day, yes, this Africa Day was a big celebration. Each year we celebrate our solidarity, support and partnership with Africa with a lot of fanfare, and this time External Affairs Minister attended the Africa Day celebrations. He was there earlier as well. We, as you know, we have very strong ties, historic ties with all countries in Africa, majority of them, and also with the continent. We have ongoing development cooperation which are very strong as part of our Global South solidarity, as part of South-South cooperation. You know the circumstances under which the India-Africa Summit had to be postponed, and this we did in consultation with the African Union. We're looking forward to organizing India-Africa Forum Summit, and both sides are in touch with each other for a convenient date as to when it can be organized. पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय रक्षा समझौते के बाद भी भारत ने कहा था कि वो इसके रणनीतिक प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चलते आ रहे संबंधों का औपचारिक रूप है, लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभावों की समीक्षा करता रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हर क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. मध्य पूर्व में जारी तनाव और हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर अरब मीडिया ने अलग-अलग तरीके से कवरेज की है। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 अगस्त को एक शिखर बैठक की और मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर साइन किए। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन में एक नया मोड़ बताया है, तो कुछ इस्लामिक नेटो की संभावना की ओर इशारा किया है। लेकिन मिस्र के इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सऊदी और कतर के प्रमुख चैनल अल अरबिया और अल जजीरा ने इस समझौते को विस्तृत लाइव कवरेज दी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के मीडिया संस्थानों ने इस खबर को सीमित महत्व दिया। इस समझौते से एक सप्ताह पहले ही पाकिस्तान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट, लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाली समुद्री मार्गों को सुरक्षा के लिए सऊदी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का समर्थन किया था। पिछले महीने 30 जुलाई को सऊदी अरब ने लाल सागर में समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की योजना की घोषणा की थी। ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी जहाजों पर हमले किए थे।
उस समय सरकारी टेलीविजन ने जोर देकर कहा था कि ये गठबंधन पूरी तरह रक्षात्मक होगा, जबकि विश्लेषकों का ये मानना है कि ये समुद्री खतरों के खिलाफ प्रभावी डिटरेंस यानी कि प्रतिरोध की भूमिका निभा सकता है। तब सऊदी अरब हूती हमलों के बाद नौसैनिक गठबंधन की योजना बना रहा था। अल जजीरा से बातचीत में सऊदी राजनीतिक विश्लेषक खालिद बरतकी ने कहा है कि ये समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है, लेकिन ये किसी भी आक्रमण का जवाब देगा, खासकर अगर वो ईरान या इजराइल की तरफ से हो। उन्होंने ईरान को सावधान रहने की चेतावनी भी दी है अगर वो इन तीनों देशों में से किसी पर हमला करने की योजना बना रहा है। सैन्य विश्लेषक फैसल अल हमद ने अल अरबिया से कहा है कि ये समझौता एक संदेश है कि ये पूरी तरह रक्षात्मक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की टाइमिंग को लेकर भी दुनिया भर में सवाल हो रहे हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब पश्चिम एशिया के मौजूदा सुरक्षा संकट में छिपा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष, गाजा और लेबनान में जारी तनाव, खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्र में ड्रोन मिसाइल हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया का सुरक्षा समीकरण बदल के रख दिया है। सऊदी अरब के समेत कई खाड़ी देश ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ बाहरी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अपनी क्षेत्रीय रक्षा क्षमता और रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना होगा। यही वजह है कि मक्का समझौते को पश्चिम एशिया में एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों से जुड़े संघर्षों के बीच सऊदी अरब की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं और तेल प्रतिष्ठान पहले भी ड्रोन और मिसाइल हमलों के निशाने पर है। अब ऐसे माहौल में रियाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना चाहता है। इसी के लिए वो किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई शक्तिशाली रक्षा साझेदारों के साथ संबंध बढ़ा रहा है। इस समझौते में एक तरफ पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु क्षमता मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की आधुनिक सैन्य तकनीक और नाटो अनुभव। यानी सऊदी अरब के लिए ये एक समझौता केवल रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक विकल्प बढ़ाने का जरिया भी है। तुर्की की भूमिका इस पूरे समझौते को और महत्वपूर्ण बनाती है। गाजा युद्ध और पश्चिम एशिया के दूसरे संघर्षों को लेकर तुर्की और इजराइल के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान और लेबनान में जारी संघर्षों ने भी अंकारा के सामने सुरक्षा के जुड़े नए सवाल खड़े कर दिए गए। पाकिस्तान के लिए ये समझौता कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक औपचारिक सामूहिक रक्षा ढांचे में जगह मिली है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता है, जबकि तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग और नाटो का लंबा अनुभव है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश विश्व विशेष में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।